हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग। और ये चैप्टर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? मतलब आपसे जब कहा जाता है कि संसाधन जो लोग हैं वो भी एक तरीके का संसाधन है, तो उससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कार्यरत लोगों को उनके वर्तमान उत्पादन कौशल एवं योग्यताओं का वर्णन करने का एक तरीका है। मतलब किसी देश के लोग कितने ज़्यादा कुशल हैं, उनमें कितना टैलेंट है, वो क्या क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हम ऐसा दिखाते हैं उनको संसाधन कहकर। क्योंकि हम कोई भी मशीन बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो बिना लोगों के संभव है ही नहीं। इसलिए एक देश की जो जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, वो भी वहाँ के संसाधन हैं। यह लोगों की सकल घरेलू उत्पादन के सृजन में योगदान करने की योग्यता पर बल देता है। बिल्कुल, देखिए, एक देश में लोग जितने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, उस देश का विकास भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यह है जो हमारे देश की जीडीपी होती है, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, उसको बढ़ाने में योगदान देता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा योग्यता होगी लोगों के अंदर, उतनी ही ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, वो उतना ही ज़्यादा टैलेंट दिखाएंगे, पैसे कमाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है वह भी एक देश का संसाधन कहलाती है, जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मानव संसाधन भूमि एवं भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न हैं? बिल्कुल भिन्न हैं। देखो, हमारे पास जो संसाधन होते हैं, जैसे कि भूमि, पूंजी या फिर लोहा, तांबा, पीतल, जो भी ज़मीन के अंदर से संसाधन हमें मिलते हैं, ज़मीन के ऊपर से हमें संसाधन मिलते हैं, तो वो भी संसाधन है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव भी एक संसाधन है। तो हमें बताना है कि दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं, मतलब अलग हैं। वो तो हैं ही बिल्कुल अलग, इसमें बताने वाली क्या बात है। तो देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि जनसंख्या एक दायित्व है, ना कि एक परिसंपत्ति, किंतु ये सच नहीं है। देखा जाए तो लोगों को परिसंपत्ति बनाया जा सकता है यदि हम उनको शिक्षा दें, प्रशिक्षण दें, चिकित्सा और सुविधाएं दें। जिस प्रकार हम भूमि में खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, पौधे उगाते हैं, तो वो बंजर भूमि से हमारे लिए एक अच्छी भूमि बन जाती है, जो हमें बहुत सारा पैसा कमा के देती है। इसी प्रकार से अगर हम किसी व्यक्ति को बचपन से ही अच्छी शिक्षा दें, अच्छा टैलेंट उसका उभारें, उसके पीछे बहुत सारे मतलब संसाधन खर्च करें ताकि वो और ज़्यादा अच्छा बन सके, तो वह भी संसाधन बन सकता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव संसाधन जो है वो बाकी के संसाधनों से इसलिए भिन्न है क्योंकि मानव संसाधन के बगैर बाकी के जो संसाधन हैं वो भी किसी काम के नहीं हैं। अगर मानव ही नहीं होगा तो कौन बताएगा कि सोने से वस्तुएं बनेंगी या लोहे से कढ़ाई बनेगी, ये कौन बताएगा अगर मानव ही नहीं होगा। इसलिए सारे संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव है और वो दूसरे संसाधनों से बिल्कुल अलग है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? मतलब ये कि जब हम कहते हैं कि मानव एक संसाधन है, ठीक है, जब हम उसको पूंजी मान रहे हैं, मानव को हम पूंजी भी मानते हैं और संसाधन भी मानते हैं, तो इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है? तो देखिए, शिक्षा की तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग पागल थोड़ी हैं, स्कूल जाते हैं, शिक्षा लेते हैं और पढ़ लिख कर कुछ बन के दिखाते हैं। क्योंकि शिक्षा तो ऐसे है जैसे कि एक पौधे के लिए पानी और सूरज की रोशनी और मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर वो पौधा अच्छे से फल फूल नहीं सकता। वैसे ही मानव भी पूंजी या संसाधन, एक अच्छा संसाधन तभी बनेगा जब उसको शिक्षा मिलेगी। किसी बच्चे या फिर किसी व्यक्ति को अगर शिक्षा दी जाए तो वो भविष्य में उस शिक्षा को और अधिक बेहतर कर देगा, वो अपना योगदान पूरे तरीके से देगा। शिक्षा से इंसान पूरा बदल जाता है और भविष्य में वो एक अच्छा साबित होता है। तो इसलिए शिक्षा तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये उत्पादन को बढ़ाती है, उत्पादन में वृद्धि करती है और देश की जीडीपी में भी सहायक है, हर चीज़ में सहायक है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स समझा रही हूँ, लेकिन अगर आपको बिल्कुल बुक के लैंग्वेज में आंसर्स लिखने हैं तो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप उनको लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? अरे, स्वास्थ्य की तो बहुत ज़्यादा भूमिका है। बिना स्वास्थ्य के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम बीमार होंगे तो ना हम खेल सकते हैं, ना कूद सकते हैं, ना कोई कार्य कर सकते हैं ढंग से, चिड़चिड़े हो जाएंगे अलग से। तो स्वास्थ्य की तो बहुत ज़्यादा भूमिका है। देखो, आप खुद देख सकते हैं, क्या एक अच्छा व्यक्ति अच्छे से काम कर सकता है ऑफिस में, या फिर एक बीमार व्यक्ति? एक बीमार व्यक्ति अपने पूरे तरीके से दिल लगा ही नहीं सकता काम में, क्योंकि उसकी बॉडी में पेन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, वो काम कर ही नहीं सकता। एक अस्वस्थ व्यक्ति ना तो अपने घर की देखभाल कर सकता है और ना ही अपने कामकाज की, मतलब वो दोनों तरीके से ही बेकार हो जाता है। तो इसलिए स्वास्थ्य की तो बहुत ज़्यादा भूमिका है। और आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य व्यक्ति का जो काम होता है उसकी गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार आता है। आप खुद देखिए, आप स्वस्थ होंगे तो आपको पढ़ाई में मन लगता है, नहीं लगता? और अस्वस्थ होते हैं तो लगता है या नहीं लगता? खुद बताइए। तो स्वस्थ होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर के लिए भी और कामकाज के लिए भी। एक अस्वस्थ व्यक्ति उस तरीके से गुणवत्ता से काम नहीं कर सकता जिस तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। तो मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी भूमिका है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही देश को आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हमें वही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस बार इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ लिया गया है। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है? मतलब हम अगर ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति कामयाब है या नहीं है, तो स्वास्थ्य, जैसे कि हम मानते हैं कि पैसे की भी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है किसी व्यक्ति के कामयाब होने में, मेहनत की भी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है कि वो मेहनत करता है या नहीं करता। वैसे ही स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य दिमाग का निवास करता है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा, दिमाग स्वस्थ होगा तो अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, और जब आइडियाज़ आएंगे तभी तो हम जो है आगे के बारे में सोचेंगे। स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सभी शामिल होता है। जितनी भी ये सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक जो सुदृढ़ता होती है वो सब एक स्वस्थ व्यक्ति में ही शामिल होती है। स्वास्थ्य में परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, ये सारी चीज़ें एक स्वस्थ शरीर से ही और एक स्वस्थ दिमाग से ही हम सोच सकते हैं। यहाँ तक कि अगर एक मज़दूर भी मज़दूरी करेगा तो वो भी स्वस्थ शरीर से ही कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? हमें बताना है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कौन कौन से काम होते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्रों में ऐसे काम आते हैं जैसे कि कृषि, वन, पशुपालन, जितना भी कृषि से जुड़ा हुआ काम है ना, चाहे वहाँ पे पेड़ पौधों के बीच में पशुओं को पाल रहे हैं, चाहे मुर्गियों को पाल रहे हैं, और मछली पालन भी, ठीक है। मछली पालन और खनन होता है जो गड्ढे खोद के बड़े बड़े, और उसके अंदर से खनिज चीज़ें निकाली जाती हैं जैसे कि कोयला वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्रक में। द्वितीयक क्षेत्रक होता है विनिर्माण का जितना भी कार्य होता है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ठीक है, इस तरीके का कार्य सारे आते हैं द्वितीयक क्षेत्रक में। और तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं जैसे कि बैंकिंग, परिवहन, जितना भी गाड़ियों का काम है, जैसे कि एरोप्लेन, बसें चल रही हैं, ये सारे, शिक्षा, हमारी पढ़ाई वगैरह, बीमा, पर्यटन और स्वास्थ्य, ये सारे के सारे आते हैं तृतीयक क्षेत्रक में। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? तो देखिए, यहाँ पर वो सारे काम जो देश की आय में वृद्धि करते हैं, हमारे देश की आय को बढ़ाते हैं, वो सारे कहलाए जाते हैं आर्थिक क्रियाएं। चाहे वो कोई भी काम हो जो हमारे देश की आय में वृद्धि कर रहा है, हमारे देश की आय को बढ़ा रहा है, उन सबको कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। और इसके अलावा जितने भी काम किए जाते हैं जो पैसे कमाने के लिए नहीं किए जाते, मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं, सॉरी, मतलब जिससे हमारे देश की आय नहीं बढ़ती, चाहे वो कोई भी काम हो, वो सारे गैर आर्थिक क्रियाओं में आते हैं। जैसे कि यदि कोई मम्मी है, ठीक है, किसी की मॉम है, वो घर पे खाना बना रही हैं, तो घर पे भी खाना बना रही हैं, तो उससे हमारे देश की आय नहीं बढ़ रही, तो वह गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगी। लेकिन वही खाना वह किसी होटल में बना रही हैं या किसी रेस्टोरेंट में बना रही हैं,
वहाँ से उन्हें क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है। उस पैसे से हमारे देश की आय बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश की आय जब जोड़ी जाती है तो हर एक की आय जोड़ी जाती है ना, वो वहाँ से पैसा कमाएंगी, तो वहाँ से आय बढ़ रही है, और आय बढ़ रही है तो देश की आय बढ़ रही है, तो वह आर्थिक क्रिया कहलाएगी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? आपने देखा होगा कि सारी महिलाएं नहीं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को कम वेतन मिलता है, चाहे वो पुरुषों के बराबर ही काम क्यों ना करें। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, सबसे पहले तो बाज़ार में किसी व्यक्ति की आय निर्धारण में शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और ज़्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उनको अपने अधिकार और कानून पता ही नहीं होते। उनको जितना वेतन मिलता है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके बाद उनको जानकारी नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, इसलिए उनमें ज़्यादा टैलेंट भी नहीं होता, उनके टैलेंट को उभारा हुआ नहीं होता, तो इसलिए भी उनको वेतन कम मिलता है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं, और एक्चुअल में बनावट में देखा जाए तो प्रकृति की तरफ से महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ताकत थोड़ी कम होती है, कुछ लोग इसलिए भी उनको कम वेतन देते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बेरोज़गारी शब्द से आप क्या समझते हैं, या फिर बेरोज़गारी शब्द की व्याख्या करें कि बेरोज़गारी क्या होता है। तो देखिए, बेरोज़गारी का अर्थ ये होता है कि जब लोग काम करने के इच्छुक होते हैं, मतलब वह काम करना तो चाहते हैं और वह उस काम को करने के लायक भी हैं, उनके पास सर्टिफिकेट हैं, डिग्री हैं, सब है, वो जिस काम को करना चाहते हैं, लेकिन देश की स्थिति ऐसी है कि उनको वह काम नहीं मिलता, उनको रोज़गार नहीं मिलता, तब हम ऐसी स्थिति को कह सकते हैं बेरोज़गारी। और जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी हम आयु मानते हैं 25 से 59 वर्ष तक के लोग। अगर ऐसे व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं और उसके लायक भी हैं, फिर भी उनको वह काम नहीं मिलता या फिर कम पैसों में मिलता है, उनके टैलेंट को कम आंका जाता है, ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ों को हम कहेंगे बेरोज़गारी। और ये जो देखने के लिए मिलता है, ये ज़्यादातर विकासशील देशों में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोज़गारी में अंतर बताना है। तो दो तरीके की बेरोज़गारी होती है, एक प्रच्छन्न होती है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी ऐसी बेरोज़गारी होती है जो छुपी हुई बेरोज़गारी होती है एक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जगह है, वहाँ पे लोग काम करते हैं और वहाँ पे सिर्फ 5 लोगों के काम करने की ज़रूरत है, पर फिर भी वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं। अगर उसमें से हम 3 लोगों को हटा भी दें तो भी उस काम पे और उसके उत्पादन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब 5 लोग भी उतना ही सामान बनाएंगे जितने कि 8 लोग बना रहे हैं। तो वो जो 3 लोग हैं वो एक तरीके से बेरोज़गार हैं, वो भी फालतू में वहाँ लगे हुए हैं। उनकी वजह से, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति को 50 रुपये मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे 5 की जगह 8 लोग लगे हुए हैं, अब एक व्यक्ति को 40 रुपये मिलते हैं, तो इनडायरेक्टली बाकी लोगों को कम पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसी, इसको भी हम बेरोज़गारी ही कहेंगे कि जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 8-10 लोग लगे हुए हैं। अगर निकाल देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना काम पर, ना उत्पादन पर, और ना ही उन लोगों पर। तो इस तरीके की बेरोज़गारी होती है प्रच्छन्न बेरोज़गारी। और दूसरा आता है मौसमी बेरोज़गारी। तो मौसमी बेरोज़गारी होती है मौसम के हिसाब से। साल के कुछ महीनों में तो लोगों को काम मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए अब फसल काटने का काम है, कि मान लीजिए गेहूं की जो फसल है वो ठीक हो गई है, तो लोगों को 1-2 महीने के लिए काम मिल जाता है गेहूं काटने का, फिर उनको 3-4 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। फिर दूसरी फसल आ जाती है, फिर उसको काटते हैं 1-2 महीने, फिर उनको 3-4 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब मौसम के हिसाब से उनको काम मिलता है और बाकी टाइम वो बेरोज़गार रहते हैं। तो ऐसे बेरोज़गारी को कहते हैं मौसमी बेरोज़गारी। और ये वाली जो बेरोज़गारी है वो ज़्यादातर जो कृषि पर जो आश्रित लोग हैं, जो किसान वगैरह हैं, उनमें देखने के लिए ज़्यादा मिलती है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। शिक्षित बेरोज़गारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, उनको भी बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है, उनको जॉब नहीं मिल पाती, या जो भी वह काम करना चाहते हैं वह काम नहीं मिल पाता। तो ये भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस समस्या के बारे में हमें बताना है कि ऐसा क्यों है। शिक्षित बेरोज़गारी शहरों में एक सामान्य परिघटना बन गई है। ये वाली बेरोज़गारी शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादातर शहरों में पाए जाते हैं। गाँव में आज भी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। मैट्रिक स्थान मतलब 12th क्लास और 12th के बाद BA, BCom और MCom,
बहुत सारे ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, इतना सब कुछ करने के बाद भी जॉब नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक स्टडी में ये बात सामने आई है। पहला तो ये कि शिक्षा जो है वो ठीक से, शिक्षा देने का जो तरीका है वो नया तरीका नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है। और दूसरा ये है कि शिक्षा सिर्फ शिक्षा होनी ज़रूरी नहीं है, शिक्षा के साथ कौशल भी होना चाहिए, मतलब टैलेंट भी होना चाहिए कुछ करने का। तो वो लोगों में काफ़ी कमी है उस चीज़ की, और जॉब भी काफ़ी कम है देखा जाए तो लोगों के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि लोग शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन अपने टैलेंट पे ध्यान नहीं दे रहे। शिक्षा के साथ साथ टैलेंट होना भी ज़रूरी है, इसलिए ये वाली समस्या भारत में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोज़गार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? मतलब आपको बताना है अपनी तरफ से, तो इसमें आपको अपने विचार रखने हैं कि आपके हिसाब से हमारे भारत में कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा जॉब्स लोगों को मिल सकती हैं, सबसे ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है। तो आप बताइए हमारे देश के हिसाब से हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो हमारी अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे बड़ा यूज़ है। कहने का मतलब ये है कि देखिए हमारे देश में प्राथमिक क्षेत्र में तो आधे से ज़्यादा जनसंख्या लगी ही हुई है, लेकिन उसमें बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं, उसमें इतना रोज़गार नहीं है। द्वितीयक क्षेत्र जो है विनिर्माण क्षेत्र, उसमें श्रम बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है और हमारा देश श्रम से पीछे नहीं हटता। तो मतलब द्वितीयक क्षेत्र में रोज़गार काफ़ी मिल सकते हैं लोगों को। और तृतीय क्षेत्र जिसमें जैसे कि बैंक, बीमा, ये सारी चीज़ें, तो उसमें शिक्षा की आवश्यकता है। अगर सरकार शिक्षा में थोड़ा सा और सुधार कर दे और लोग अपनी तरफ से पढ़ना चाहें तो हमारे देश में तृतीय क्षेत्र में भी बहुत सारे रोज़गार मिल सकते हैं। बाकी आप अपनी राय इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे आपकी राय पूछी गई है, तो आपकी राय जो भी हो आप इस क्वेश्चन में लिखिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं, इसके लिए हमें शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार करने चाहिए? तो आपका जो मन करे आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ढंग के सुधार लिखना, कुछ उल्टा पुल्टा मत लिखना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सिर्फ किताबी ज्ञान हमें नहीं देना चाहिए स्कूलों में। स्कूलों में बच्चों पे कुछ इस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि पता चले कि एक्चुअल में उनका टैलेंट क्या है। स्कूलों में क्या किया जा रहा है कि मान लीजिए किसी का दिमाग चौकोर है, एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, किसी का दिमाग ट्रायंगल है या किसी का दिमाग रेक्टेंगुलर है, सबके दिमागों को सर्कल बनाया जा रहा है, मतलब सबको एक जैसा किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि एक एक बच्चे को देखना चाहिए कि आखिर इसका टैलेंट है क्या, और फिर उसी को बढ़ावा देना चाहिए। हो सकता है वो उसमें इतना ज़्यादा अच्छा हो जाए कि आगे चल के वो उसमें भविष्य में वो हमारे देश के लिए अच्छा साबित हो। और आपने देखा होगा कि इंडियन पेरेंट्स ज़्यादातर वो सिर्फ यही समझते हैं कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में है तो उसका करियर बिल्कुल आउट है, जबकि ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स में बहुत लोगों ने अपना करियर बनाया है। तो मतलब ये देखना है कि टैलेंट क्या है, सिर्फ किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है। और सिर्फ शिक्षा और सिर्फ टैलेंट ही नहीं देखना, उसके बाद ना प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग, जैसे कि जो बच्चा जिस चीज़ में अच्छा है उसको वो सिखाना चाहिए, फिर उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि काफ़ी जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं उनमें ऐसा होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हर स्कूल में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन से स्कूल में कौन सा टैलेंटेड बच्चा बैठा हुआ हो। तो कुछ चेंजेस ये सारे आने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या आप कुछ ऐसे गाँवों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पहले रोज़गार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुत सारे रोज़गार हो गए? तो आप बता सकते हैं, कोई भी झूठी कहानी बना के बता सकते हैं, या आपके पास कोई सच्ची कहानी हो तो बता सकते हैं कि फ़लाने फ़लाने गाँव में ऐसा था पहले, लेकिन अब बहुत सारे रोज़गार हो गए, अब सड़कें बन गई, दुकानें हो गई। ये सब बता सकते हैं आप इसमें। जब क्वेश्चन इस तरीके के पूछा जाए ना कि आप बताइए, अपनी राय बताइए, अपने विचार के हिसाब से बताइए, तो क्वेश्चन तो बहुत मज़ेदार होते हैं। उसमें आपको रटने
या ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें आपके जो भी विचार हो ना, बस विचार ज़्यादा घटिया नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपके जो भी विचार हो ना आप उसमें उतार दीजिए, मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने विचार बताने हैं। तो आप बताइए, आपने कोई ऐसा गांव देखा है जब आप कभी बचपन में वहाँ गए हों, जब छोटे से थे तो वो बिल्कुल उजड़ टाइप था, और जब आप दोबारा गए बड़े होके वहाँ पे तो वहाँ पे बहुत सारा विकास हो गया, लोगों के लिए जॉब्स हो गई, और बहुत सारी सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह बहुत कुछ हो गया वहाँ पे। तो आप बता दीजिए यहाँ पे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि को मतलब ज़मीन को, श्रम को मतलब मेहनत को, पूंजी को मतलब पैसा, या फिर मानव पूंजी को मतलब इंसान? इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण या फिर अच्छी पूंजी है आप किसको मानते हो? तो आपको जो भी इसमें से महत्वपूर्ण लगती है ना, और वो क्यों लगती है ये भी बताना, क्यों लगती है। आपको पैसा लगता है तो बताइए, आपको मानव पूंजी लगती है तो वो भी बताइए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जिस प्रकार मान लीजिए भूमि, जल, वन, खनिज हमारे लिए सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, और ये भी हमारे लिए पूंजी है। उसी प्रकार जो लोग हैं वो भी हमारे लिए संसाधन हैं। लेकिन लोग जो हैं वो राष्ट्रीय परिसंपत्ति के उपभोक्ता मात्र नहीं हैं। मतलब ये जो बाकी के संसाधन हैं, ये सारे संसाधन वेस्ट हो जाएंगे अगर हमारे पास कोई ऐसा मानव संसाधन ना हो जो बता सके कि इसका हमें करना क्या है। जैसे कि इतने सारे साइंटिस्ट आए और गए हैं, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, कूलर है, वॉशिंग मशीन है। ये सारी चीज़ें मानव संसाधन की वजह से ही तो बनी हैं। जो संसाधन कहलाते हैं वो संसाधन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि मानव भी एक संसाधन है। अगर मानव ना होता तो बाकी के संसाधन संसाधन कहलाते नहीं कहलाते। इसलिए मेरे हिसाब से जो इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मानव पूंजी ही है। और आपको जो भी महत्वपूर्ण लगता है आप वो यहाँ पर बता सकते हैं। वैसे तो मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।